देखो साइक्लोट्रॉन के सारे पॉइंट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पर बेस जो एक आंकिक प्रश्न जो अपनी बुक में दिया हुआ है उसे अपन सोल्व करेंगे, लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन जो अपने से पहले मिसिंग हो गया था, आवेशित कणों की चुंबकीय क्षेत्र में गति, उसमें से एक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था, एक क्वेश्चन और रह गया था। उस क्वेश्चन को भी इसके साथ ही हल कर लेंगे, क्योंकि सेम फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ आपका साइक्लोट्रॉन अब कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन का। अपन इसमें अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व एग्जांपल आप अपनी बुक में अवश्य देखें कि वे किस तरह से सोल्व किया हुआ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक साइक्लोट्रॉन की डी यानी कि जो उसका डीज है, उस डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या 0.5 मीटर है। एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 0.5 मीटर है। इसमें 1.7 टेस्ला का, इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित, कण का नाम भी दे दिया है, इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित एक्वायर्ड, इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन है। ध्यान रहे, अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, प्रोटॉन शब्द दे दिया, यानी कि आवेश का मान भी दे दिया और द्रव्यमान भी दे दिया। तो आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं पहले आप उस क्वेश्चन में देखिए, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। डी की त्रिज्या अधिकतम अगर बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर है डी की त्रिज्या, और ये है 0.5 मीटर। 1.7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, 1.7 टेस्ला दिया हुआ है। प्रोटॉन द्वारा अर्जित, यानी कि प्रोटॉन है तो Q का मान हो गया 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान भी आ गया भाई कितना, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये अपने पास प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आ गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये निकाल ली। अब देखो इसका फॉर्मूला भी अपन ने थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया था, याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये फॉर्मूला था क्या आपके पास, Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m, बिल्कुल यही था भैया। 1/2 करके लिखा था वो तो बात एक ही। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो Q की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁻19, इसके ऊपर आपने स्क्वायर कर दिया है। B 1.7, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया है। R त्रिज्या है, इसका मान दिया हुआ है 0.5, किसी के मात्रक को बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, अपॉन में 2m। n जो आपको दिया हुआ है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27।
जब आप इसे हल कर लेते हैं तो ध्यान रहे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, और ये आएगा 5.53 इंटू 10⁻⁻12 जूल। 5.53 इंटू 10⁻⁻12 जूल, ये अपने पास इसका आंसर आता है। लेकिन अपनी बुक में आंसर को जूल में ना देकर के इन्होंने दिया है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लेंगे आप इस आंसर को? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का क्या तरीका है कि आप जूल में जो मान दे रखा हो उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दीजिए, आंसर आपका एक किसमें चेंज हो जाएगा? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप यूं कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 5.53 10⁻⁻12 अपोन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड करें आप इसे 5.53 1.6 से, ये हो गया है पावर 12 और 19 यानी कि 3.45 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास उस प्रोटॉन की ऊर्जा आ गई है 3.45 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, देखो या तो आप इसे इस रूप में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी एक पावर को यहां यूज कर लूं तो ये हो जाएगा 34.5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हो 10⁻⁶ को क्या कहा जाता है? मेगा। तो ये हो गया है 34.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी उस प्रोटॉन की एनर्जी है। अधिकतम जो ऊर्जा होगी वो होगी 34.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपनी बुक के अंदर ये आंसर दिया हुआ है। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, लेकिन दिया हुआ इस रूप में था, अपन ने इसी रूप के अंदर उस आंसर को निकाल लिया है। ये साइक्लोट्रॉन पर आधारित जो क्वेश्चन था वो अनसोल्ड क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन था वो है समरूप, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, उस पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहे हैं उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात। उस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करते हैं। ये भी अनसोल्व क्वेश्चन है जिसको अपन अब सोल्व करेंगे। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है अपन को क्या दिया हुआ है वो देखें अपन। क्या है क्वेश्चन? समान वेग v से समान वेग स्मॉल v से, ध्यान रखना जिस राशि को समान दे रखा हो उस पर आधारित फॉर्मूले को ही अपन को यूज करना है। अगर ये समान ऊर्जा कहते समान ऊर्जा वाला त्रिज्या का फॉर्मूला काम में लेते, समान संवेग कहते तो संवेग वाला त्रिज्या का फॉर्मूला काम में लेते, अगर ये विभवांतर समान कहते तो विभवांतर पर आधारित जो त्रिज्या का फॉर्मूला है वो काम में लेते। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करें, समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज, प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
एक ही चुंबकीय क्षेत्र में दोनों प्रवेश कर रहे हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेंगे, यानी कि वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं, तो इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रवेश करते हैं ये कण वृत्ताकार, ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं, वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं, यानी वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहे हैं या उस पर ये चल रहे हैं, तो इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले तो त्रिज्या के बहुत सारे फॉर्मूले हैं अपने पास, कई थे, उनमें से किस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है, तो ध्यान रहे समान वेग v से, यानी कि त्रिज्या का वो फॉर्मूला जिसमें वेग हो और एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, यानी b भी उसके अंदर दे रखा हो, b का मान भी हो, तो देखिए वो फॉर्मूला सिंपल सा पहला फॉर्मूला आ गया भाई, mv अपॉन में qb से। यहां इस फॉर्मूले से आप देखते हैं तो m वेरी कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन का m अलग है और अल्फा कण का अलग है, वेग समान है, b समान है, qb वेरी कर रहा है, तो यहां इससे आप कह सकते हैं स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल m अपॉन में q। बिल्कुल यही सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखिए इसलिए r अल्फा अपॉन में r प्रोटॉन क्या सूत्र बन जाएगा, m अल्फा अपॉन में m प्रोटॉन। बिल्कुल ये तो बनाना आता है, 11th में पूरे में यही सीखा था, तो m अल्फा m प्रोटॉन आ गया। फिर q की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए भैया ये हो जाएगा q अल्फा और यहां हो जाएगा qp, क्योंकि आवेश के तो व्युत्क्रम अनुपाती है। यहां फॉर्मूला ये बन गया, तो अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, मान रख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को अब यहां सोल्व कर रहा हूं, मैं इसके आगे के हिस्से को अब यहां मैं मान रखता हूं। मान रखने से पहले फिर मैं इसके कोने में छोटी सी बात आपसे कर लूं कि अल्फा कण क्या है। देखिए बार बार काम आएगा, ये याद रखना, बहुत सी जगह कई सवालों में काम आएगा, यहां तो काम आ ही रहा है। एक अपन चैप्टर पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे, मेटल वेव्स, वहां पर भी ये चीज बहुत काम आएगी कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन से कितना गुना है और आवेश कितना गुना है। तो देखिए ध्यान रखना, अल्फा कण ये होते हैं हीलियम के नाभिक, He42 है। अगर हीलियम नाभिक है अल्फा कण He42, यानी कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है 4 गुना, और अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का होता है 2 गुना। बिल्कुल देखो 2 प्रोटॉन है और 2 ही इसके पास न्यूट्रॉन है। अगर ऐसा है तो देखिए अब मेरे पास सवाल हल करना आसान हो गया। आर अल्फा अपॉन में आर प्रोटॉन, आर अल्फा अपॉन में आर प्रोटॉन, तो देखो एम अल्फा कितना टाइम है, 4 टाइम, तो मैं इसे कह दूंगा 4mp अपॉन में ये है mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। फिर यहां पर भी देखिए इसी तरह से ये है आपके पास qp, लेकिन q अल्फा ये हो जाएगा 2qp, qp से qp, mp से mp कैंसिल कर दीजिए, r अल्फा अपॉन में rp इज इक्वल टू ये रह गया है 4 अपॉन में 2, यानी कि 2:1। ये अपने पास इस क्वेश्चन में आंसर आ गया। यहां अपन ने आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति पर आधारित क्वेश्चन भी कर लिया, साइक्लोट्रॉन पर आधारित क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं।